आज हमारे साथ हैं अलवर के जाने माने न्यूरोसर्जन डॉक्टर सचिन कुमार जैन। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे शो में। सबसे पहले सर मैं ये चाहूँगी कि आप अपने बारे में हमारे दर्शकों को कुछ बताएं, अपनी डिग्री कहाँ से परस्यू की, पूरा अपना सफ़र पहले हमको बताएं सर। जी नमस्कार, मैं डॉक्टर सचिन। मेरी जो प्रारंभिक शिक्षा है, मैं बेसिकली मूलतः डीग भरतपुर का रहने वाला हूँ और मेरी प्रारंभिक शिक्षा महात्मा गांधी मेडिकल कॉलेज जयपुर से मैंने एमबीबीएस की शिक्षा पूर्ण की। उसके पश्चात भावनगर मेडिकल कॉलेज गुजरात, वहाँ से मैंने अपना जनरल सर्जरी का पार्ट यानी कि एमएस जनरल सर्जरी कंप्लीट की और उसके बाद मैं लगभग 4 साल तक जयपुर में फोर्टिज़ और बिड़ला हॉस्पिटल में कार्यरत रहा एज ए एसोसिएट कंसल्टेंट। उसके बाद मैंने अपना सुपर स्पेशलिटी यानी कि न्यूरो सर्जरी एमसीएच उदयपुर आरएनटी मेडिकल कॉलेज से कंप्लीट किया और वहाँ के आने के बाद मैं सीधा अपने अलवर ज़िले, जो मूलतः मेरा जन्म स्थान भी है, वहाँ पर मैंने अपनी प्रैक्टिस स्टार्ट की। अभी मैं फ़िलहाल सोलंकी और हरीश, जो दोनों ही अलवर के जाने माने हॉस्पिटल हैं, वहाँ पर एज ए कंसल्टेंट न्यूरोसर्जन काम कर रहा हूँ। तो उसके अलावा मैं अपने घर पे डॉक्टर सचिन ब्रेन एंड स्पाइन क्लिनिक को भी सुचारू रूप से चला रहा हूँ। सर सबसे पहले आज हम अपने इंटरव्यू में बात करना चाहते हैं सर ब्रेन स्ट्रोक पे, क्योंकि बहुत ज़्यादा कॉमन हो गया और सिर्फ एक यंग एज में 40-45 के यंग एज के लोगों में ब्रेन स्ट्रोक की प्रॉब्लम सबसे ज़्यादा देखी जाती है। पहले मैं चाहूँगी कि आप हमारे व्यूवर्स को समझाएं ब्रेन स्ट्रोक है क्या। जी ब्रेन स्ट्रोक बेसिकली अगर हम कई सारे यूजर्स ये जानते होंगे कि हार्ट अटैक, तो अगर हम ब्रेन स्ट्रोक की तुलना करें तो ब्रेन स्ट्रोक 2 तरह से होता है। पहला ब्रेन स्ट्रोक यानी कि ब्लड प्रेशर की वजह से नसें फटना, यानी कि जब आपका ब्लड प्रेशर लगभग 200 या उससे ऊपर होता है तो कई सारे लोगों में, खासकर बुजुर्ग लोगों में पहले होता था, पर आजकल कई यंग लोगों में भी तनाव की वजह से ब्लड प्रेशर एकदम से बढ़ जाता है और उसके कारण एकदम से बीपी के कारण नसें फट जाती हैं। दूसरा जो ब्रेन स्ट्रोक होता है, जो कि मूलतः ज़्यादा कॉमन है, वो बेसिकली हार्ट अटैक की तरह होता है। जैसे हमारे हृदय की नलियों में खून का थक्का जमने की वजह से हृदय का आघात हो जाता है, इसी तरह से ही ब्रेन की नलियाँ जो कि ब्रेन को सप्लाई करती हैं खून की, उनमें कोई भी क्लॉट आ जाने की वजह से ब्रेन का वो हिस्सा डैमेज हो जाता है। उसे हम की भाषा में ब्रेन स्ट्रोक कहते हैं। इस बारे में मैं ज़रूर ये बताना चाहूँगा कि पहले जो ब्रेन स्ट्रोक या ब्लीडिंग जो हाइपरटेंसिव होती थी वो जनरली 50 या 60 के बाद की उम्र के लोगों में होती थी, पर आजकल ये देखा गया है कि ये 30 के और 50 साल के बीच के लोगों में बहुत ज़्यादा है। मतलब मैं कई सारे ऐसे उदाहरण दूंगा आपको कि लगभग पिछले 1 साल में ही कम से कम 30 से 35 ऐसे यंग लोग जो 30 प्लस 35 के आसपास थे, वो बीपी के कारण नसें फटी और वो इतनी ज़्यादा हेमरेज हुआ उनके कि कई सारे लोग तो उनमें से बच भी नहीं पाए। तो मतलब एक छोटी सी राय मैं ज़रूर देना चाहूँगा जो यंग लोग हैं कि तनाव की आवश्यकता नहीं है। आप जो कर रहे हैं, जैसा कर रहे हैं, उसमें खुश रहें तो कम से कम हम अपनी ज़िंदगी को तो जी पाएंगे। और ये बहुत ही ख़राब बीमारी है, ब्रेन स्ट्रोक है, चाहे हाइपरटेंसिव ब्लीड है, मतलब व्यक्ति इसमें रिकवर ज़रूर करता है पर कहीं ना कहीं कुछ कमियां रह जाती हैं। तो इसलिए मेरा यूजर से यही निवेदन है कि कम से कम यंग एज वाले लोग तो तनाव से बच के रहें। सर से ब्रेन स्ट्रोक के सिम्टम्स क्या हैं, क्योंकि अक्सर लोग ये समझ ही नहीं पाते हैं कि उन्हें ब्रेन स्ट्रोक आया है। जी सबसे पहला सिम्टम क्या है, ब्रेन स्ट्रोक बेसिकली ब्रेन के अलग अलग लोकेशन में होता है। तो जो मोस्ट कॉमन लोकेशन है वो बेसिकली उस तरफ होता है जिसे हम बेसल गैंग्लिया कहते हैं। वहाँ पर ब्रेन स्ट्रोक होने की वजह से व्यक्ति के हाथ पैर यानी कि विपरीत तरफ के हाथ पैर काम नहीं करते। जैसे मैं समझाऊँ, अगर राइट साइड में आपके दाईं तरफ आपके ब्रेन स्ट्रोक है तो बाईं तरफ के हाथ पैर आपके काम नहीं करेंगे, जिसे हम लकवा भी कहते हैं। आम भाषा में लोग यही समझते हैं कि भाई लकवा हो गया, पैरालिसिस हो गया, यानी कि ब्रेन स्ट्रोक हो गया है उसके। दूसरा, आदमी को बहुत तेज़ सिर में दर्द होगा, उल्टियाँ आएंगी अगर उसके ब्रेन के अंदर कोई खून जमा है। तो ये सबसे इम्पॉर्टेंट कारण है। पहला पैरालिसिस, दूसरा उल्टी आना, चक्कर आना और सिर में दर्द होना। सर जब ये एक परिवार वालों को पता चलता है कि हाँ उनके परिवार में किसी को ब्रेन स्ट्रोक आया है, तो सबसे पहला कदम उन्हें क्या उठाना चाहिए? देखिए ब्रेन स्ट्रोक जैसे ही उनको लगे कि भाई किसी भी व्यक्ति के तेज सिर में दर्द हो रहा है, चक्कर, उल्टियाँ, वो सडनली गिर गया है या हाथ पैर काम नहीं कर रहे हैं, तो सबसे पहले पास के अस्पताल में जाके उसका CT स्कैन कराएं, जिससे हम ये पता कर सकें कि वो ब्रेन स्ट्रोक
नसों में क्लॉट की वजह से है या धमनियाँ फटने की वजह से हुआ है। दोनों के ही इलाज के तरीके अलग अलग हैं। अगर वो ब्रेन स्ट्रोक नसों में क्लॉट की वजह से है और अगर आप 4 घंटे के अंदर अंदर पहुंच गए हैं तो हम इंजेक्शन लगाते हैं, उससे रिकवरी के चांसेस बहुत अच्छे होते हैं। और इवन अगर वो ब्लीडिंग भी है तो भी ब्लीडिंग वो ना बढ़े, ब्लड प्रेशर कंट्रोल रहे, इसके लिए आप पास के अस्पताल में जब जाएंगे तो उसका मैनेजमेंट वो बेहतर तरीके से कर सकते हैं। जैसे क्या है कि अगर आप 4 घंटे के भीतर आ जाएं तो मैं ये कहूँ कि लगभग 70 to 80% रिकवरी अच्छी होती है। ऐसे ही अगर ब्लड नसें फटी हैं और ब्लड आ गया है, वहाँ भी अगर आप टाइमली पहुँच जाएँ, टाइमली इंटरवेंशन हो जाए, तो अगर वो क्लॉट बड़ा है तो सर्जरी करके उसको रिमूव कर सकते हैं। अगर वो क्लॉट छोटा है तो ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करके वहीं स्टेबल किया जा सकता है। मतलब मेरा कहना है कि बजाय इधर उधर जाने के, बीपी नपवाने के, बाकी चीज़ें करने के, पेशेंट को सीधा नियर बाई हॉस्पिटल जाके सीटी स्कैन और ब्लड प्रेशर मॉनिटरिंग करानी चाहिए उन्हें। सर ब्रेन स्ट्रोक के मरीजों का सर आप ट्रीटमेंट किस तरह से करते हैं? क्या मतलब शुरुआती ट्रीटमेंट आपका क्या जी, रहेगा? अगर ब्रेन स्ट्रोक में पेशेंट को धमनियों में खून का थक्का आ गया है तो अगर वो सही टाइम पे आ गए तो हम उनके इंजेक्शन लगाते हैं खून का पतला करने का, जिससे वो क्लॉट बह जाए। अगर वो लेट आया है तो हमारे पास तरीका केवल ये बचता है कि हम उन्हें खून पतला करने का इंजेक्शन दें और उसके बाद उनको गोलियों पर रखें। इस तरह के लोगों में बेसिक इलाज जो होता है, अगर वो डिले आए हैं तो इन खून पतला करने की गोलियों के अलावा फिजियोथेरेपी यानी कि एक्सरसाइज होता है। दूसरा जो कि नसें फटने की वजह से है, वहाँ हम क्या करते हैं कि पहले ब्लड प्रेशर को मॉनिटर करते हैं, उसको कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, साथ साथ में खून रोकने के लिए हम दवाइयाँ चालू करते हैं। सूजन जो आती है खून के चारों तरफ, उसको रोकने के लिए दवाइयाँ चालू करते हैं। हमने ये देखा है कि लगभग 48 घंटे तक अगर खून नहीं बढ़ता है तो उसके बाद वो धीरे धीरे खून कम होना चालू हो जाता है। इसका मतलब ये है, अगर मेन जो लोग आम भाषा में कहते हैं कि 48 घंटे तक रिस्क है, 72 घंटे तक रिस्क है, तो उसका वैज्ञानिक कारण यही है कि 48 घंटे तक लगभग खून बढ़ने की संभावनाएं रहती हैं, उसके बाद वो धीरे धीरे कम होना चालू हो जाता है। तो ऐसे लोगों को 3 से 4 दिन हॉस्पिटलाइज रखते हैं हम लोग और उसके बाद घर पर दवाइयाँ दे के भेज देते हैं। रिकवर होने में कितना टाइम पेशेंट को लगता है और रिकवर होने के बाद क्या फिर से जो एक नॉर्मल लाइफ वो जी रहा था वो वैसे ही चलती रहती है? अगर जो ब्रेन स्ट्रोक में अगर ब्लीडिंग है यानी कि हाइपरटेंसिव ब्लीड है, उस कंडीशन में अगर वो ब्लीडिंग का साइज़ पे डिपेंड करता है। अगर वो मैं कहूँ स्मॉल साइज़ है तो लगभग 15 से 20 दिन में रिजॉल्व हो जाता है। मॉडरेट साइज़ है तो लगभग 1.5 से 1.5 महीने के आसपास लगता है। और अगर लार्ज साइज़ है तो 2 से 2.5 महीने भी रिजॉल्व होने में लगते हैं केवल क्लॉट को। और हमारा ये देखा गया अनुभव है कि जितने साइज में क्लॉट रिजॉल्व होगा जितने समय में, उससे लगभग दुगना समय व्यक्ति को रिकवर होने में लगता है। यानी कि अगर 1.5 महीने में क्लॉट रिजॉल्व हो रहा है तो लगभग 3 से 4 महीने में वो रिकवर हो जाता है। और ये फिर 90 से 95% रिकवरी दवाइयों से होती है। उसके बाद की रिकवरी व्यक्ति के मोटिवेशन से होती है। अगर वो अच्छे से एक्सरसाइज करे, चीज़ों को परहेज करे और जिस तरह से डॉक्टर ने समझाया है उस तरह से बातों को माने, तो लगभग 98-99% तक भी रिकवरी होती है। और मॉडरेट साइज तक के क्लॉट में तो 100% रिकवरी भी हो जाती है। हाँ, जो ब्रेन स्ट्रोक जिसमें धमनियों में क्लॉट आता है वहाँ पर रिकवरी कंपैरेटिवली स्लो होती है, बिकॉज वो ब्रेन का एरिया कुछ हद तक डैमेज हो जाता है। इसलिए वहाँ रिकवरी 6 महीने, किसी किसी में साल और किसी किसी में 2 साल भी लग जाते हैं। वहाँ पर अगर क्लॉट का साइज बहुत बड़ा है तो हो सकता है उसमें 100% रिकवरी ना आए। पर मैं फिर कहना चाहूँगा कि जो लोग पर्सनली मोटिवेटेड होते हैं, हमने देखा है कि उन लोगों में रिकवरी लगभग 98-99 और कुछ कुछ लोगों में 100% तक भी आ जाती है। सर बाद में किस तरह के मरीज को प्रिकॉशंस आपके हिसाब से लेने चाहिए? सबसे पहला तो ब्लड प्रेशर हमें बिल्कुल कंट्रोल रखना चाहिए। दूसरा होता है कोलेस्ट्रॉल। बेसिकली धमनियों में क्लॉट, चाहे वो हार्ट हो चाहे ब्रेन हो, कोलेस्ट्रॉल की वजह से जमता है। तो घी तेल वाली चिकनाई वाली चीज़ें आप कम रखें, फास्ट फूड कम रखें, मिठाई वाली चीज़ें कम रखें, तो उससे क्या होगा कि आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल कम रहेगा, तो धमनियों में क्लॉट जमने के चांसेस कम रहेंगे। सेम ब्लड प्रेशर को अगर आप स्टेबल रखेंगे, जैसे मैं पर्सनली सलाह देता हूँ कि आपको ब्लड प्रेशर मॉनिटरिंग घर पे भी रखनी चाहिए। आजकल नया ज़माना है, ब्लड प्रेशर मॉनिटरिंग के लिए इलेक्ट्रॉनिक्स भी हैं कई सारे। तो आप बजाय इधर उधर जाने के, नपवाने के, आप कोशिश करें कि 15 दिन में 20 दिन में अपनी ब्लड प्रेशर मॉनिटरिंग आप करते रहें। उससे क्या फ़ायदा होगा कि ब्लड प्रेशर एक लेवल से ऊपर नहीं जाएगा और थोड़ा सा भी अगर बढ़ा है तो आपको पता लगेगा और आप दवाइयाँ चालू कर सकते हैं। दूसरा है तनाव बिल्कुल ना रखें। कोशिश करें कि हम अपनी लाइफस्टाइल को बिल्कुल नॉर्मली संतोषजनक रखें। जहाँ हाई स्टीम बहुत ज़्यादा होती है, आज के लोगों में कॉम्पिटिशन इतना हो गया है, तनाव बहुत ज़्यादा है और वो बेसिक कारण है हाइपरटेंसिव ब्लीड का। तो तनाव से मुक्त रहें। सर बीपी एक मेन जो है कारण है ये ब्रेन स्ट्रोक होने का?
बिल्कुल। बीपी हाइपरटेंसिव ब्लीड यानी ब्रेन स्ट्रोक जो दो तरह से होता है, पहला धमनियों में क्लॉट जमना, उसका कारण कोलेस्ट्रॉल है, दूसरा धमनियां फटना, उसका कारण ब्लड प्रेशर है। सर ज़्यादातर ये देखा जाता है कि जैसे कि किसी को बीपी की प्रॉब्लम हुई, उसने दवाई लेना स्टार्ट किया, लेकिन फिर जैसे ही नॉर्मल आता है वो लोग जो है दवाइयाँ लेना छोड़ देते हैं। ये इसे आप कितना सही मानते हो कि आगे चल के हो सकता है उन्हें ब्रेन स्ट्रोक की प्रॉब्लम झेलनी पड़ जाए? देखिए, इसमें मैं आपको अभी सुबह का उदाहरण दूंगा। मैंने कोई पेशेंट ऑपरेट किया लगभग 1 साल पहले, वो 2-3 महीने फॉलोअप में रहा, उसके बाद वो फॉलोअप से छूट गया। अभी आज सुबह उसका फ़ोन आया कि सर हमारे मरीज को मिर्गी आ रही है। तो मैंने फ़ोन पे उसको समझाया कि भाई ऐसे पेशेंट जिनको ऑपरेशन किया जाता है लगभग 1.5 से 2 साल तक मिर्गी की दवाइयाँ लेनी ही होती हैं, चाहे वो हाइपरटेंसिव ब्लीड का पेशेंट हो, चाहे स्ट्रोक का हो, और चाहे वो हेड इंजरी ऑपरेटेड पेशेंट हो। तो हेड इंजरी ऑपरेटेड में और हाइपरटेंसिव ब्लीड में यहाँ अगर आपने दवाइयाँ छोड़ी जैसा आप कह रहे हैं, तो लोग इंडिया में ये कल्चर है यहाँ पर अपने यहाँ बेसिकली मैक्सिमम लोगों को ये लगता है कि भाई हम जैसे दर्द की आपने गोली ली, दर्द ठीक हो गया, बात खत्म, हमें पूरा कोर्स लेना ही नहीं है। हमें जुकाम खांसी बुखार हुआ, डॉक्टर ने कहा 5 दिन की दवाई लेनी, हमने 2 दिन की दवाई ली, ठीक हो गया, फिर नहीं लेना। तो ऐसी कंडीशन में रिकरेंस के बहुत ज़्यादा चांसेज हैं। लोग क्या करते हैं कि हाइपरटेंसिव ब्लीड में आपने दवाइयाँ ली, बीपी सेटल हुआ, बंद, फिर पता लगता है 2 महीने बाद कोई भी हल्का सा तनाव हुआ, बीपी एकदम से शूट हुआ, दोबारा रीब्लीड। तो ऐसे कुछ केसेस हमारे पास आए हैं जो 2-3 बार रीब्लीड होके आए हैं, और केवल अकेला कारण ये है कि उन्होंने दवाइयाँ मिस कर दी। और इवन पहली बार भी ब्लीडिंग मैक्सिमम उन लोगों में है जिनके हाइपरटेंसिव है, वो दवाइयाँ ले रहे हैं बट उन्होंने दवाइयाँ छोड़ दी, चाहे वो किसी भी कारण से। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि अपने डॉक्टर की सलाह से काम करें। ऐसा नहीं है कि भाई डॉक्टर आपको ज़्यादा दवाइयाँ देना चाहता है, बट ऐसा है कि वो चाहता है कि आपको दोबारा तकलीफ ना हो। दवाइयाँ लेना बहुत ज़रूरी है, चाहे वो डायबिटीज़ का पेशेंट हो या बीपी का पेशेंट हो, तो आप ब्रेन स्ट्रोक से बच सकते हैं। इसी से जुड़ा दूसरा है ब्रेन से ब्रेन हैमरेज, बहुत ज़्यादा वो भी ब्रेन स्ट्रोक के बाद इसके केसेस देखने को मिलते हैं। मैं चाहूँगी ब्रेन हैमरेज के बारे में भी हमारे व्यूअर्स को बताएं। जी, ब्रेन हेमरेज एक्चुअली मैंने जो अभी आपको बताया कि नसें बीपी कारण नसें फटना, उसी को हम बेसिकली ब्रेन हेमरेज भी कहते हैं। तो बेसिकली ब्रेन स्ट्रोक और ब्रेन हेमरेज लगभग एक जैसे ही पार्ट हैं। ब्रेन स्ट्रोक क्लॉट जमने की वजह से होता है और हेमरेज नसें फटने की वजह से होता है। तो उसके बारे में हम चर्चा कर चुके हैं। स्पाइन से जुड़ी हुई ऐसी कौन सी समस्याएं होती हैं इन जनरल ज़्यादा आपके पास आते हैं मरीज़, उसके बारे में मैं चाहूँगी आप बताइए। जी, आज की तारीख में, आज की सोसाइटी में लगभग स्पाइन से जुड़ी हुई बहुत परेशानियां सामने आने लगी हैं। अगर हम ये कहें कि हमारी जो आउटडोर है वहाँ लगभग 50% पेशेंट स्पाइन के ही हैं। कारण हमारी लाइफस्टाइल। बेसिकली क्या होता है, लोगों के बैठने के तरीके, लोगों का काम करने का तरीका और स्टेमिना कम होना। जनरली आजकल कंप्यूटर जॉब बहुत है, IT जॉब बहुत है, तो लोग दिन भर बैठे बैठे कंप्यूटर पे देखते हैं, प्लस हम जब टीवी देखते हैं तो सिर ऊपर करना, मोबाइल देखते हैं तो सिर नीचे करना, तो इसकी वजह से सर्वाइकल यानी नेक पेन, जिसे लोग सर्वाइकल बोलते हैं अपनी भाषा में, बहुत कॉमन है। सेम आप सही तरीके से नहीं बैठ रहे हो, लंबी दूरी तक ट्रैवलिंग कर रहे हो, लंबी दूरी तक ड्राइविंग कर रहे हो, मतलब इस तरह से आपके बैठना उठने का तरीका है। फिर जिम में एक्सरसाइज में आप अपनी वेट से भी बहुत ज़्यादा ओवर एक्सरसाइज कर रहे हो, तो इन कारणों की वजह से लंबर पेन यानी जिसे शियाटिका बोलते हैं आम भाषा में, ये बहुत कॉमन है, मतलब बहुत ज़्यादा कॉमन। अगर हम कहें कि पिछले 7-8 सालों में लगभग इस चीज़ों के मरीज 2 से 3 गुना बढ़े। कारण क्या है, सीडेंटरी लाइफस्टाइल बढ़ी है, लोगों का घूमना कम हो गया, लोगों का रूटीन हेल्दी लाइफस्टाइल कम हो गई, उनके बैठने उठने का तरीका खराब हो गया, उनका लंबे समय तक बैठ के काम करने के तरीके ज़्यादा हो गए और उसमें भी पोजीशंस बहुत ख़राब हैं। तो ऐसे मरीजों को मैं विशेषली कहना चाहूँगा कि अपनी लाइफस्टाइल को चेंज करना है। केवल दवाइयाँ इसमें कारगर हैं, पर लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन बहुत ज़्यादा कारगर है। और ये इस तरह की बीमारियाँ हैं जो मतलब बहुत लंबे टाइम तक चलती हैं अगर आपने लाइफस्टाइल को मॉडिफाई नहीं किया। अब क्या कर सकते हैं हम, जैसे आपके बैठने का तरीका, आपको पोस्चर बिल्कुल स्ट्रेट रखना है, पोस्चर गर्दन है वो बिल्कुल सीधी रहनी चाहिए, ऐसे झुक के नहीं काम करना, इस तरह से काम नहीं करना। तो ये कई सारी चीज़ें हैं। दूसरा, जैसे आप ट्रैवलिंग कर रहे हैं तो लोग 1000 किलोमीटर गाड़ियाँ चला रहे हैं, बाइक इस तरह से चला रहे हैं, तो कोशिश करें कि हम अगर बाइक या गाड़ी चलानी है तो कुछ समय चलाई, उसके बाद वेट किया, रेस्ट किया, उसके बाद आगे मूव करें। लंबी ट्रैवलिंग अवॉइड करें, बहुत लंबी ट्रैवलिंग है तो कोशिश करें स्लीपर में जाने का प्रयास करें। तो इस तरह से बेसिकली बहुत लंबा बैठना, बहुत लंबा खड़ा होना। दूसरा, हैवी एक्सरसाइज। कुछ लोग क्या करते हैं, बहुत जल्दी अपने आप को बॉडी बिल्डर बनाने के लिए बहुत हैवी ओवर द वेट एक्सरसाइज करते हैं, तो उससे एकदम से नसें खिंचने के चांसेस रहते हैं। तो ऐसी चीज़ों से बचें। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो हम अगर ध्यान में रखें तो मुझे लगता है कि स्पाइन से रिलेटेड चीज़ों को हम सॉल्व कर सकते हैं।
ऑफिस में बहुत ज़्यादा जैसे कि जिनका सिटिंग का काम होता है उनके लिए क्या टिप्स हैं कि वो ऑफिस पे किस तरीके का एक्सरसाइज कर सकते? देखिए, सबसे पहले तो होता है पोजीशन। ऑफिस में जनरली क्या है कि पहले जो चेयर्स थी वो इस तरह की थी कि आप बिल्कुल रिक्लाइन हो जाएं उसमें, इस तरह का नहीं बैठना, स्ट्रेट बैठना है तो कोशिश करें कि अपन स्ट्रेट चेयर यूज़ करें जहाँ आपकी बॉडी का पोस्चर बिल्कुल स्ट्रेट रहे। द सेकेंड थिंग इज़ कि जब भी आप बैठे, जैसे 8 घंटे आपको काम है तो 1 से 1.5 घंटे आप बैठे, उसके बाद 5 मिनट आप वॉक करके आ गए, तो इस तरह से आपको धीरे धीरे बैठना है। तीसरा, कुछ लिमिटेड एक्सरसाइज जो होती हैं वो घर पे आप सुबह और शाम फिजियोथेरेपी गाइडेंस या रूटीन आप कहीं भी देख के स्टार्ट कर सकते हैं, तो थोड़ी लाइट एक्सरसाइज आप रखें उसमें। तो और दूसरा सबसे बड़ा ये है कि आप कोई भी काम करें तो अपना गर्दन झुका के ना करें। भाई चाहे आपको टीवी भी देखनी है, मोबाइल भी देखना है, तो बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड आपके सामने चीज़ें होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि आप इस तरह से खड़े होकर काम कर रहे हैं या आप टीवी देख रहे हैं तो इस तरह से है, तो वो चीज़ों को विशेष ध्यान रखना है। कई बार बॉडी के जैसे कि पैरों के तलवों में सुन्नपन आ जाना, हाथों में अब सुन्नपन आ जाता है, तो उसका भी कोई ना कोई कहीं ना कहीं कनेक्शन स्पाइन से रहता है? बिल्कुल। अगर हाथों में और पैरों में सुन्नपन है तो हाथों में सुन्नपन के चांसेस सर्वाइकल स्पाइन से होते हैं, पैरों में सुन्नपन के चांसेस लंबर यानी कि लोअर स्पाइन से होते हैं। बट इसमें एक कारण ये भी होता है कि कुछ लोग जो डायबिटिक होते हैं उनमें भी हाथ पैरों में सुन्नपन आ सकता है, तो ये दोनों ही चीज़ें हमें चेक करानी होती हैं। तीसरा कारण होता है विटामिन B12 की कमी। तो जनरली हम लोग मैक्सिमम जो वेजिटेरियंस हैं, विटामिन B12 उनमें बहुत ही कम होता है, तो ऐसे लोगों में मैं कहना चाहूँगा कि भाई जैसे दूध वगैरह आप अच्छे से लें, बिकॉज दूध में विटामिन B12 की मात्रा अच्छी होती है। दूसरा, विटामिन D और कैल्शियम, जैसे आजकल धूप में बैठना लोगों ने बंद कर दिया है, तो विटामिन D बेसिकली धूप में कन्वर्ट होता है, कैल्शियम बेसिकली हमें दूध में मिलता है, तो ये सारी चीज़ें हम लोग ऑब्जर्व लें मतलब अच्छे से, तो ये चीज़ों की कमी रहेगी। दूसरा, डायबिटीज़ अगर है तो ऐसा नहीं है कि भाई ठीक है लोगों ने डायबिटीज़ बढ़ा दिया, दवाइयाँ नहीं ले रहे हैं, तो डायबिटीज़ केवल ऐसी बीमारी नहीं है कि शुगर को बढ़ा रही है, वो बॉडी के कई सारे ऑर्गन पे इफेक्ट डालती है। जैसे आपके सुनपन आ सकता है, किडनी पे है, आँखों पे है, तो उसको कंट्रोल लिमिट में रखें, उसको इग्नोर ना करें। जैसे आपने कहा अभी कि लोग शुगर की भी गोलियाँ लेते हैं, नॉर्मल आया और बंद कर दिया, ऐसा नहीं होना चाहिए। आप गोलियाँ लें, उसके हिसाब से जो 3 महीने का शुगर का टेस्ट होता है वो कराएं, अगर वो नॉर्मल आ रहा है तो कम करके दवाइयों को बंद करें। सर, देश में जो है रोड एक्सीडेंट्स भी बहुत ज़्यादा होने लग गए हैं, हालांकि बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट है रूल्स कि आपको 2 व्हीलर्स है तो आपको हेलमेट पहनना है, अगर आप कार ड्राइव कर रहे हैं तो आपको सीट बेल्ट, लेकिन 50% लोग इसको सर मानते नहीं हैं, और जब कुछ ऐसा दुर्घटना घटती है तो सबसे पहले ऑन द स्पॉट ये होता है कि ब्रेन में ब्लीडिंग हो जाती है या ब्रेन में कुछ ऐसा होता है, चोट लगती है, तो उस पर हम आपसे थोड़ा सा सर समझना चाहेंगे। एक्चुअली कि रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट बहुत बहुत ज़्यादा कॉमन है। मतलब आज की स्थिति ये है, अगर आम आदमी व्यक्ति रोड पे चल रहा है तो 4 से 5% प्रोबेबिलिटी है कि उसका एक्सीडेंट हो जाएगा। क्यों? व्हीकल्स बहुत हो गए हैं, पॉपुलेशन बहुत है, उन चीज़ों को हम कंट्रोल नहीं कर सकते। पर कर क्या सकते हैं हम, जैसे आप 2 व्हीलर पे हैं, आप हेलमेट लगाइए, तो अगर एक्सीडेंट होता भी है तो ब्रेन को चोट लगने का खतरा बहुत कम रहेगा। दूसरा, आप अगर गाड़ी चला रहे हैं तो बेल्ट लगाइए। गवर्नमेंट अगर रूल बना रही है तो इसलिए नहीं कि आपको चालान देना है, इसलिए कि आपकी सुरक्षा हो, इसलिए कि आप उससे बच सकें। और हम ये देखते हैं जो लोग हेलमेट लगाते हैं, अगर उनके एक्सीडेंट होता भी है तो कंपेरेटिवली चोट बहुत कम लगती है। एक छोटा सा उदाहरण दूंगा बिना नाम लिए। कोई अलवर का एक बच्चा था 17-18 साल का, बारिश का मौसम था, तो वो लोग जा रहे थे स्कूटी पे, स्कूटी स्लिप हो गई, बट उन्होंने हेलमेट वियर किया था, चोट लगी उसके, नो डाउट उसकी सर्जरी भी हुई, बट उसके बिल्कुल मामूली सा फ्रैक्चर था, तो वो इजीली रिकवर हो गया। बट क्या होता है, अगर सपोज उसने हेलमेट नहीं लगाया हो तो डेफिनेटली ब्रेन के अंदर बड़ा डैमेज होता। तो इसलिए मैं ये कहना चाहूँगा कि हेलमेट इज़ मस्ट। चाहे आप अपने घर से सामान लेने के लिए गली में भी जा रहे हैं तो भी हेलमेट लगाएं। लोग क्या करते हैं, भाई चौराहे पे जाना है, चालान अगर है तो हेलमेट लगाना है, नहीं तो नहीं लगाना, तो वो एक कॉमन थ्योरी है सबके साथ। तो इसलिए वो थ्योरी से बचें, क्योंकि हम अपनी सुरक्षा के लिए हेलमेट लगा रहे हैं, किसी को दिखाने के लिए नहीं लगा रहे। दूसरा, क्वालिटी ऑफ हेलमेट। जैसे कई बार क्या होता है कि भाई लोग साइड में, चौराहे के साइड में लोग हेलमेट बेच रहे हैं, वो कोई क्वालिटी नहीं है, आप जैसे उनको गिरा के भी देखोगे टूट जाएगा, दैट इज़ ब्रेकेबल। तो वो ज़्यादा घातक है, क्योंकि अगर वो टूट गया तो वो ब्रेन में भी जा सकता है, वो ब्रेन को कंप्रेस भी कर सकता है। तो अच्छी क्वालिटी का हेलमेट लें, कम से कम वो आपकी सुरक्षा के लिए। जहां आप लाखों रुपए खर्च करते हैं हेल्थ पे, गाड़ियों पे, वहाँ 1000 रुपये का हेलमेट लेने में आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। दूसरा, बेल्ट। तो लोग कहते हैं कि साहब बेल्ट तो क्यों लगानी है हमें? बेल्ट इसलिए, क्या देखा गया है कि जनरली हम अगर बेल्ट ना लगाएं तो स्टीयरिंग से
पेट की चोट और छाती की चोट के बहुत ज़्यादा चांसेस रहते हैं, जिसमें कई तरह की कॉम्प्लिकेटेड पैंक्रियाज की इंजरी, चेस्ट की इंजरी, फिर सीधा बोनट पे अगर आपका सिर टकरा गया तो हेड इंजरी, ये बहुत सा कॉमन है। तो इसलिए बेल्ट का यूज़ मस्ट करें। इवन आजकल गवर्नमेंट ने भी गाइडलाइन दे दी है, शायद आपको ध्यान होगा कि पीछे वाले लोगों को भी बेल्ट लगाने हैं। हाँ, तो वो मस्ट है। जनरली आप मतलब आप देखिए कितनी अच्छी से अच्छी गाड़ियाँ जो अपने आप को सिक्योरिटी फीचर में बेस्ट बताती हैं, वहाँ भी ऐसा हो रहा है बिकॉज की बेल्ट नहीं लगे। अगर आप बेल्ट लगाते हैं तो शायद देखिए हो सकता है कि आपका एक्सीडेंट हो सकता है कि आपको चोट लगे, बट सीवियरिटी, बेसिकली चोट की जो सीवियरिटी है ना, वो प्रॉब्लमेटिक होती है। ऐसी चोट जो रिकवर हो सके कोई दिक्कत नहीं है, बट जो रिकवरेबल ही ना हो फिर। सर, देश के बड़े बिजनेसमैन जब साइरस मिस्त्री बैक साइड पर बैठे हुए थे और जब उनका हुआ था तो ये बात बहुत ज़्यादा सामने आई थी कि पीछे बैठने वाले कार में लोगों को भी बहुत ज़रूरी होता है कि वो बेल्ट का इस्तेमाल करें। बिल्कुल, और मैं तो ये कहूँगा कि हम जब भी ड्राइव करें तो प्रयास ये करें स्पीड का भी हम कंट्रोल करें। अभी जैसे एक्सप्रेस वे है, लोग चला रहे हैं 150, 200, वो नहीं होना चाहिए भाई। ठीक है, आपकी सुविधा के लिए चीज़ें बनाई हैं सरकार ने, पर ऐसा ना हो कि वो आपकी लाइफ के लिए असुविधा क्रिएट करें। आप तभी भी गाड़ी चलाएं, स्पीड एक लिमिट में हो, जिससे अगर चोट लगती भी है तो वो बिल्कुल एक मिनिमल अमाउंट में लगेगी, जो कि रिकवरी होगी। सर, एक बहुत आम सा सवाल है जो लोगों में होता है, ब्रेन की मैकेनिज्म कैसे होती है, ब्रेन वर्क कैसे करता है? जी, देखिए मैं बताऊं आपको, ब्रेन बेसिकली हमारी पूरी बॉडी को कंट्रोल करता है, और ब्रेन से नसें यानी नर्व्स जाती हैं जो कि पूरी बॉडी के अलग अलग पार्ट्स को कंट्रोल करती हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें तो क्रेनियल नर्व्स, यानी कि सिर से जो चेहरे को कंट्रोल करती हैं, हमारी जो भी एक्सटीरियर यानी कि कान हो गया, नाक हो गया, मुंह हो गया, खाना हो गया, उसको कंट्रोल करती हैं। तो 12 क्रेनियल नर्व्स होती हैं जो बेसिकली गर्दन तक के कई सारी जो अंदर के पार्ट हैं, बॉडी के जो अंदर हैं, हमारे फेफड़े हैं, लंग्स हैं, हमारा खाना है, उन सब चीज़ों को कंट्रोल करती हैं क्रेनियल नर्व्स। उसके बाद आता है हमारा स्पाइनल सिस्टम, जो आप देख रहे होंगे इधर। ये बेसिकली स्पाइनल सिस्टम है, जो ब्रेन से हमारी नसें निकलती हैं वो स्पाइनल कॉर्ड में कन्वर्ट होती हैं, और स्पाइनल कॉर्ड से छोटी छोटी नसें जाती हैं जो कि हाथ को, पैर को, सबको कंट्रोल करती हैं। तो बेसिकली जो ब्रेन है वो नर्व्स के माध्यम से पूरी बॉडी को कंट्रोल करता है। और जो लोग जैसे आम भाषा में है कि भाई हम ब्रेन का पूरा इस्तेमाल नहीं करते, वो बिल्कुल सच है। आम व्यक्ति पूरी ज़िंदगी में शायद वो लेस देन 20% ही ब्रेन का इस्तेमाल करता है। कई सारे ब्रेन के पार्ट आज भी ऐसे हैं जो जिनके बारे में कुछ नहीं पता। तो मैं अगर ये कहूँ कि ब्रेन सर्जरी या ब्रेन अभी भी बिल्कुल शिशु अवस्था में है पूरे वर्ल्ड में, मतलब सबसे कम अगर किसी पे रिसर्च हुई है तो वो ब्रेन है। मतलब आज हार्ट ट्रांसप्लांट हो रहा है, आज किडनी ट्रांसप्लांट हो रहा है, लिवर ट्रांसप्लांट हो रहा है, पैंक्रियास ट्रांसप्लांट हो रहा है, बॉडी के मैक्सिमम ऑर्गन ट्रांसप्लांट हो रहे हैं, बट ब्रेन के बारे में अभी नहीं जानते हम। मतलब अगर मैं कहूँ कि ब्रेन के बारे में हार्डली अभी पूरी दुनिया में 10 से 15% ज़्यादा रिसर्च नहीं हुए थे, बिल्कुल ठीक है। ब्रेन ही एक ऐसी चीज़ है जो एक बार जाने के बाद आप उसके बारे में कुछ नहीं कर सकते। लोग पहले हार्ट कहते थे, अब हार्ट ट्रांसप्लांट हो रहा है, लंग ट्रांसप्लांट हो रहा है, एवरीथिंग, बट ब्रेन इज़ नॉट। ब्रेन एक ऐसी चीज़ है जहाँ मतलब एक एक छोटी छोटी चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपका टेस्ट थोड़ा सा भी गलत हो गया तो हो सकता है कि व्यक्ति का कोई ऑर्गन चला जाए। अगर आपका ब्रेन में, इसलिए तो हम कहते हैं कि ब्रेन में थोड़ी सी भी इंजरी आपको लाइफ लॉन्ग के लिए ख़त्म कर सकते हैं। ब्रेन अकेला ऐसी सर्जरी है ब्रेन जहाँ मुझे लगता है कि शायद रिकवरी में लंबा समय लगता है आफ्टर डिस्चार्ज भी। बिकॉज क्या है, ब्रेन का थोड़ा सा हिस्सा कम होना मतलब आपकी बॉडी को अनकंट्रोल कर देना। बट इसके अलावा जो एक अच्छी चीज़ है, जो अभी कुछ साल 1.5 साल से रिसेंट थ्योरी आई है, बेसिकली वो ऐसा कहते हैं कि जैसे पहला लोग मानते थे कि ब्रेन रिकवरेबल नहीं है, ब्रेन अगर डैमेज हो गया तो कुछ नहीं हो सकता। अभी जो रिसेंट थ्योरी है वो ये कहती है कि अगर ब्रेन आपका डैमेज हो भी गया, सपोज आपका ब्रेन का ऐसा पार्ट डैमेज हो गया जिसने हाथ पैरों को कंट्रोल को ख़त्म कर दिया, तो ऐसा आप मानते हैं साइंटिस्ट और डॉक्टर कि उसकी जो आसपास का एरिया है, अगर आप उसको कंटिन्यूस स्टिमुलेट करें तो उसके आसपास का एरिया ब्रेन के उस काम को कंट्रोल में ले लेता है। आप समझे भाई, जैसे मान लो ये पार्ट ब्रेन का बोलने का कंट्रोल कर रहा है, अब बोलना आपका खत्म हो गया, ये डैमेज हो गया, तो इसकी जो सराउंडिंग एरिया है वो बोलने के काम को कंट्रोल में लेगा अगर कंटिन्यूस स्टिमुलेशन रहेगा। तो आपको ध्यान हो तो पहले के लोग क्या कहते थे कि भाई जो सेल्फ मोटिवेशन है वो दुनिया की बड़ी से बड़ी बीमारी को ठीक कर सकता है। जो योगा है, जो तो वो इसी चीज़ की तरफ जा रही है बेसिकली। जो मेडिटेशन है, लोग कहते हैं कि भाई मेडिटेशन कुछ नहीं है, बट आप साइंटिस्ट मानते हैं कि मेडिटेशन से आप ब्रेन को एक्टिव कर सकते हो। ब्रेन अगर आप 20% काम में ले रहे हो तो उसको और बढ़ा सकते हो। तो वो सारी चीज़ें कहीं ना कहीं जो अपने पुराने हिंदुस्तान में जो सारी चीज़ें कही जाती थी वो कहीं ना कहीं अब लोग आके मान रहे हैं
तो मैं भी ये मानता हूँ कि अगर आप अच्छे से, जैसे मैंने आपसे पहले भी कहा कि लोग अच्छे से मोटिवेटेड हों, एक्सरसाइज प्रॉपर करें, तो डेफिनेटली वो रिकवर होते हैं। वो इसी थ्योरी के अकॉर्डिंग है कि उनके पास का जो एरिया है उसको कवर कर लेता है। तो शुरू से ही मतलब एक छोटी एज से ही ब्रेन हमारा हेल्दी रहे, उसके लिए हमें क्या करना है? बेसिकली क्या है, ब्रेन एक्सरसाइजेज, यानी कि आप बेसिकली ब्रेन को लेजी मत होने दीजिए। लोग कहते हैं ये खाने से बढ़ जाएगा, वो खाने से बढ़ जाएगा, मैं नहीं मानता। मुझे लगता है कि ब्रेन जैसे हमारी मसल है, अगर हम एक्सरसाइज नहीं करेंगे तो नहीं बढ़ेंगी। लोग एक्सरसाइज करते हैं बॉडी बनाने के लिए, सेम ब्रेन एक्सरसाइज। मतलब आप बच्चों को शुरू से लाइट एक्सरसाइज से, यानी कि थोड़ी थोड़ी चीज़ों से चालू करें और फिर हायर प्रॉब्लम सॉल्विंग, उससे हायर प्रॉब्लम सॉल्विंग, उसके ब्रेन से थोड़े थोड़े सवाल पूछना, इन जनरल सवाल पूछना, ब्रेन को एक्टिव करना। मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए कि जैसे लोग बच्चे आजकल क्या करते हैं, 24 घंटे मोबाइल, 24 घंटे टीवी। बजाय इसके आप हेल्दी इंटरेक्शन रखें, कुछ चीज़ों के बारे में उससे बताएं, फिर उन चीज़ों के बारे में उससे पूछें। तो शुरू से वो जब जोड़ देगा तो अच्छा लगेगा। दूसरा, कंसंट्रेशन पावर। लोग कहते हैं कि साहब हम तो याद ही नहीं होता, मेमोरी नहीं है, ये ऐसा कुछ नहीं होता। मेमोरी सबकी बराबर है, ब्रेन का वेट सबका बराबर है, बट आप उसको कितना यूज़ में ला पाते हो ये आप पे डिपेंड करता है। तो इसके लिए कंसंट्रेशन, तो कंसंट्रेशन के लिए कई सारी चीज़ें हैं, कई सारी एक्सरसाइज होती हैं। जैसे मैं कहूँ कि भाई आप कुछ भी ना करें, आपने आँख को देख ली, भाई आपको मुझे नाक को देखना है, बस अपनी नाक को देखना है, तो आप 5 मिनट 7 मिनट ऐसा देखें। तो बेसिकली उस समय आपके दिमाग में थॉट नहीं आनी चाहिए, केवल ये दिखना चाहिए। उस सेम जैसे अगर हम पहले कहते हैं भाई अर्जुन ने क्या देखा, आँख, तो वो बेसिकली कंसंट्रेशन, दैट इज अ कंसंट्रेशन पावर। और जैसे जैसे आप इस कंसंट्रेशन पावर को बढ़ाते हैं वैसे वैसे आप इंटेलिजेंट होते चले जाते हैं। ऐसा नहीं ब्रेन आपका बढ़ जाता है, बट ये जो आप पूछना चाह रही हैं भाई क्या हमें करना चाहिए, तो ब्रेन एक्सरसाइजेज और कंसंट्रेशन पावर बढ़ाने के लिए, चाहे वो मेडिटेशन है, चाहे वो योगा है, चाहे वो ध्यान है, बेसिकली ध्यान लगाना, तो वो हम करें। तो मैं तो ये मानता हूँ कि भाई अपनी पुरानी जो पद्धति थी हिंदुस्तान की, पूजा करना, एक्सरसाइजेज करना, वो डेफिनेटली कहीं ना कहीं वैज्ञानिक तर्कों के आधार पर ही आधारित थी। सर, एक डॉक्टर के तौर पर अपनी लाइफ को आप कितना चैलेंजिंग मानते हैं? एक डॉक्टर के तौर पे बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग है। मतलब एज ए न्यूरोसर्जन मुझे लगता है कि मतलब मेडिकल में न्यूरोसर्जरी और कार्डियोलॉजी दो ही ऐसी ब्रांचेज हैं जो सीवियर इमरजेंसी है। कार्डियोलॉजी में भी अगर आपने तुरंत उपचार नहीं किया तो शायद व्यक्ति ना बच पाए, ऐसी ब्रेन सर्जरी में तुरंत उपचार नहीं किया तो व्यक्ति ना बच पाए। तो ऐसी कंडीशन में हमें बहुत तुरंत रिएक्शन देना होता है। हमारे पास फ़ोन आया, भी पेशेंट आया है, ऑपरेट करना है, सीटी हो गया, तो हमें तुरंत जाना है। ऐसा नहीं कि नहीं ठीक है मैं बाहर हूँ, यहाँ हूँ, नो। आप कहीं भी हो, आप कुछ भी काम कर रहे हो, आपको तुरंत पहुंचना है, तुरंत उसको ऑपरेट करना है, तुरंत उसको गाइड करना है। दो वजह से, पहला उसकी जान बचे वो तो है ही, साथ के साथ में उसके साथ के जो लोग हैं उनका मोटिवेशन भी बहुत ज़रूरी है। बिकॉज वो ऐसी कंडीशन में इतने ज़्यादा घबराए हुए रहते हैं कि आपके कुछ शब्द ही उनको जीवित कर देते हैं। तो मुझे लगता है कि प्रैक्टिस में ये चीज़ें बहुत मायने रखती हैं कि मरीज का इलाज आप कॉन्फिडेंटली करें और साथ के साथ में उसके परिजनों को भी उतने ही कॉन्फिडेंस तरीके से आप समझें। सर, परिवार और सोशल लाइफ के लिए इस बीच में टाइम निकाल पाते हैं? बिल्कुल, मुझे लगता है कि अगर आप अच्छे से काम करते हैं, चीज़ों को प्रॉपर मैनेज करते हैं, तो आपके पास इतना समय होता है कि आप परिवार को, समाज को और मेडिकल लाइन सबको समय दें। बस हाँ, आपको इतना ज़रूर ध्यान रखना होगा कि आपको अपनी लिमिट्स तय करनी होंगी। ऐसा नहीं है कि भाई आप 24 घंटे प्रैक्टिस कर रहे हैं तो आप वो स्टेट ऑफ माइंड के साथ ऑपरेट कर भी नहीं पाएंगे। आप 24 घंटे बाहर घूम रहे हैं तो भी आप काम नहीं कर पाएंगे। बैलेंसिंग लाइफस्टाइल आपकी होनी चाहिए कि ठीक है, आपको अगर एक टाइमली उठना है तो उठना है, आपको अगर राउंड प्रॉपरली लेने हैं तो लेने हैं, बट ये है कि ठीक है आपको जैसे मेरा है कि भाई संडे इवनिंग मैं फ्री रखता हूँ, अपने आप को रखता हूँ। जैसे आज बहुत टाइम बाद ऐसा शायद मैं संडे अलवर हूँ, नहीं मेरा ऐसा रहता है कि भाई संडे मैं आउट ऑफ स्टेशन ही रहता हूँ। बिकॉज क्या है कि भाई फैमिली है आपकी, आपको अपने आप को भी करना है। बिकॉज क्या है, अगर आप कंटिन्यूस काम करोगे तो शायद आप भी थक जाओगे। तो मुझे लगता है कि आपको अपने आप को इतना मजबूत रखना है कि आपके पेशेंट जब आपको देखें तो वो खुद ही कॉन्फिडेंट हो जाए कि नहीं ठीक है, हम ठीक जगह हैं, और दैट इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट। सर, ये पहले से ही आपने डिसाइड किया था कि मुझे इसी फील्ड में जाना है, न्यूरो सर्जरी ही चूज़ करनी है, या बाद में कुछ ऐसा हुआ कि आपने ये नहीं, एक्चुअली क्या है कि मैं जब छोटा था तो मेरे कोई क्रॉनिक डिजीज़ थी, तो 7 to 8 ईयर मैं बड़ा हॉस्पिटल्स में और वहाँ रहा। मतलब एट द 12th जब मैं तैयारी करने गया PMT की, तो उस समय वो ठीक हो गई। बट उसी समय से था कि नहीं यार, चूँकि डॉक्टरी लाइफस्टाइल आपने बहुत देखी थी तो डॉक्टर बनना है। फिर मुझे लगता था कि यार ब्रांच आपको ऐसी चुननी है जहाँ आप ज़िंदगी और मौत के बीच में खड़े हो। तो मुझे लगता था कि भी न्यूरो सर्जरी जैसी ऐसी कोई ब्रांच नहीं है जहां आप ज़िंदगी और मौत के बीच में खड़े हैं, और अगर आप अच्छा एफर्ट करते हैं, ये मैंने पर्सनली महसूस किया है एज ए कंसल्टेंट, कि जब आप पूरी मेहनत करते हैं, जब आप टिल ऑपरेशन टू टिल डिस्चार्ज आप अगर पूरा मरीज का ध्यान रखते हैं तो रिकवरी रेट डेफिनेटली बहुत अच्छी होती है। हम जब पढ़ते थे तो लोग कहते थे न्यूरो सर्जरी मतलब ब्रेन का ऑपरेशन में मतलब नहीं बचेगा है, फिर लोग कहने लगे कि नहीं यार ये 20-30% बच जाएगा। बट आज मुझे कहते हुए बहुत खुशी हो रही है कि ओवरऑल हमारी जो रेट है वो 70% से भी ज़्यादा है आफ्टर ब्रेन सर्जरी, सीवियर ब्रेन सर्जरी, कि 70% लोग सर्वाइव हैं और अच्छे हैं।
दैट इज़ वेरी गुड। सेम स्पाइन सर्जरी, लोग आज कहते हैं कि स्पाइन सर्जरी तो करानी नहीं चाहिए, पैर रह जाएंगे, ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा, जबकि 95% केसेस में स्पाइन सर्जरी सक्सेसफुल, मतलब लोग आराम से मूव कर रहे हैं, पेन उनका 80-90% रिलीव हो गया है। तो ये कुछ भ्रांतियाँ हैं, वो दूर हैं, बट नो डाउट आपको एज ए सर्जन अगर आप इन चीज़ों को पहले से आपके माइंड सेट में, जैसे मुझे लगता था नहीं यार मुझे न्यूरो बनना है, तो उन्हीं लोगों को इस तरह की ब्रांचेज में आना चाहिए, अन्यथा नहीं आना चाहिए। सर इतने बिजी स्केड्यूल में आपने बताया कि परिवार के साथ जो है वो टाइम स्पेंड करते हैं, मैं जानना चाहूँगी आपको अपनी वाइफ का किस तरीके से सपोर्ट मिला अपने इस सफ़र में आज? जी मुझे एक्चुअली 6 ईयर हो गए हमारी मैरिज को, तो मतलब शादी से पहले भी और उसके बाद भी वाइफ का हर तरह से, अगर मैं कहीं बाहर भी हूँ तो कभी ऐसा नहीं हुआ कि आने के बाद उन्होंने ऐसा कहा हो कि नहीं आप लेट क्यों हुए। वो बड़ी अंडरस्टैंडिंग है, उनको लगता है कि नहीं अगर आप हॉस्पिटल हैं, रात में भी, जैसे हमारे न्यूरो सर्जरी में कई बार रात में भी ऑपरेट करने आपको जाना है, बट ऐसा कभी नहीं है कि नहीं, मतलब उनका ऐसा रहता है नहीं आप जाओ रात में, आप कितनी भी लेट आओ मैं जगी हूँ। आप ऐसा नहीं है कि भाई आप सुबह अगर जल्दी 6 बजे सर्जरी में जा रहे हैं आप, तो 6 बजे वो उठती हैं, आपको ब्रेकफास्ट बनाती हैं। कई बार हमारी लंबी सर्जरी होती है 6 बजे के 12-12 1-1 बजते हैं, तो वो 100% कोऑपरेटिव रहती हैं। उसके अलावा कई बार ऐसा भी होता है कई फंक्शंस में हम नहीं जा पाते, बट ऐसा नहीं है कि भाई ठीक है आपकी फैमिली डिस्टर्ब हुई, नो, वो समझती हैं कि आप जिस पेशे में हैं वहाँ उस पेशे में आपको पेशेंट प्रेफरेंस डेफिनेटली पहले नंबर पे है, उसके बाद बाकी सारी चीज़ें हैं। और उनको पता है कि भाई ठीक है जब इनको समय मिलता है तो ये ध्यान भी रखते हैं, तो इसलिए वो सारी चीज़ों को बैलेंस रखते हैं। और मैं मतलब बड़ा खुश हूँ कि लोग कहते हैं कि नहीं भाई फैमिली लाइफ डिस्टर्ब है, मुझे लगता है मेरी फैमिली लाइफ बेस्ट है। अपने अब तक के सफ़र में आप सबसे बड़ा अचीवमेंट अपना क्या मानते? कोई ऐसा केस जो एकदम इमरजेंसी या क्रिटिकल सिचुएशन में आया और आपने उस मरीज़ की जान बचाई और आज भी आपको याद है कि वो केस जो था? ऐसे कुछ अलग अलग केसेस हैं। मैं एक्चुअली 40s में था, तो उस समय एक लड़की थी यंग, बड़ी 17 ईयर थी। मैं बेसिकली जीआई सर्जरी में था उस समय, तो हमारे सर ने उसको ऑपरेट किया, मतलब बेसिकली पैंक्रेटाइटिस था, बड़ी सर्जरी थी। और थर्ड डे वो वेंटिलेटर पे थी, वो मतलब ऐसा था कि वो नहीं बचेगी। सर ने भी कह दिया यार ये बचेगी नहीं, बड़ा मुश्किल है टास्क, तो आप इनको उस हिसाब से काउंसिल कर दो। बट मुझे ऐसा लगा नहीं यार यंग बच्चा है और मुझे मेहनत करना चाहिए। मैं आउट ऑफ द वे जाके 3 से 4 बार राउंड लेता था, पर्सनल ऑब्जर्व किए, सारे बीपी वाइटल्स मॉनिटरिंग, और एट लास्ट वो लगभग 1 महीने की मेहनत के बाद वो सर्वाइव है। मतलब आज भी वो कनेक्टेड है, बिकॉज उसको पता है कि भाई नहीं अगर ये नहीं होते शायद मैं नहीं बच पाती। ये उस समय का था। फिर अगर मैं अभी की बात करूँ तो अभी ऐसे कई सारे केसेस आए ब्रेन सर्जरी के जहाँ हमें ऐसा लगा कि नहीं बच पाएगा। एक पेशेंट था, यंग लेडी थी 23-24 साल की, पिछले साल ऑपरेट किया हमने। मतलब 2 केसेस थे, एक यंग लड़का जो पिछली 26 जनवरी को ऑपरेट किया, उसके बाद एक यंग लेडी 22-23 साल की। तो वो यंग लड़का जो मैंने ऑपरेट किया, वो बाइक पे 3 लोग थे, 2 लोग एक्सपायर हो गए ऑन द स्पॉट। वो मतलब बिल्कुल नियर टू एक्सपायर था। घर वालों ने कह दिया भाई आप जो करें वो ठीक है। वो 22 से 23 दिन एडमिट रहा, वेंटी पे आया गया, वेंटी पे आया गया। हम लोगों ने बहुत मेहनत की दिन रात, पूरे स्टाफ ने, सब लोगों ने, तो अल्टीमेटली वो डिस्चार्ज हुआ। बट मैं ज़रूर कहना चाहूँगा इसमें कि उसका जो ब्रदर था, वो खुद स्टाफ था, वो पिछले 1 साल से सारी जॉब छोड़ के उसके ऊपर मेहनत कर रहा है, और नाउ वो बच्चा खड़ा है और मुँह से खाना पीना खा रहा है। मतलब हमारे पूरे हॉस्पिटल को, मुझे भी आश्चर्य होता है, मैं एग्जांपल देता हूँ लोगों का, भाई ऐसा आपको इस तरह से एफर्ट करना चाहिए, डॉक्टर को भी और साथ वालों को भी। मतलब मैं ये नहीं कह सकता कि केवल मेरी मेहनत है, स्टाफ की, उसके परिजनों की, सबकी कंबाइंड जो एफर्ट होता है वो किसी व्यक्ति को बचाते हैं। सर पहली सर्जरी का एक्सपीरियंस हमसे शेयर करना चाहेंगे आप? बिल्कुल। पहली सर्जरी, वैसे तो मैं जनरल सर्जन था पहले 2010 में, तो वहाँ जब हमने पहली सर्जरी की तो फर्स्ट सर्जरी अपेंडिक्स थी, मैं जनरल सर्जरी में था, तो मतलब डेट इज़ अ माइनर सर्जरी फॉर एज अ जनरल सर्जन, तो दैट इज़ वेरी गुड। मतलब हमारे वहाँ क्या पार्टी रहती है, जब आप पहली सर्जरी करते हो तो आपको सीनियर्स देते हैं कि भाई ठीक है आपको सर्जरी करनी है आज, और हम आपको अपॉइंट करते हैं। तो वो फिर मतलब जिस तरह जिस रात को हम 10 साढ़े 10 बजे फ्री हुए, उसके बाद सब लोग गए बाहर, खाना वाना खा के आए। मतलब दैट इज़ अ मतलब ऑलवेज सम एक्सपीरियंस। सेकंड, फिर जब हमने न्यूरो सर्जरी स्टार्ट की, तो न्यूरो सर्जरी मैंने RNT से की। बेसिकली वर्कलोड बहुत था, हम 2 लोग थे साथ में, तो ज्वाइनिंग के 2 महीने बाद ही मैंने पहली सर्जरी ब्रेन जो इंजरी RTA की उसमें की, और किस्मत ऐसी थी कि वो पहला ही पेशेंट बचा। वो हमने पूरी मेहनत की, तो मतलब वो ऐसा एक्सपीरियंस था जिसे आप बयान नहीं कर सकते। और मैं बेसिकली इसी एक्सपीरियंस के लिए आप न्यूरो सर्जरी ज्वाइन करते हो, जहाँ आपको लगता है कि नहीं यार जिसको बचा नहीं सकते उसको आप बचा के लेके आते हो। सर लास्ट में मैं आपसे चाहूँगी कि आप हमारे व्यूवर्स को हमारे चैनल के माध्यम से एक सोशल मैसेज दें ताकि वो अपने आप को सेफ रख सकें। जी, मैं 2-3 चीज़ें कहना चाहूँगा। पहला तो तनाव मुक्त रहें, संतोषी रहें, क्योंकि अगर आप संतोषी हैं तभी तनाव मुक्त हैं। दूसरा, कभी भी वाहन चलाते समय हेलमेट का और बेल्ट दोनों चीज़ों का बिल्कुल यूज़ करना है आपको। उसमें हमें ये नहीं देखना कि चालान कटेगा, हमें ये देखना है कि हमारे पीछे घर पे कई सारे लोग हमारा इंतज़ार
कर रहे हैं। तीसरा, एक छोटी सी चीज़, सिर दर्द की। लोग कहते हैं कि सिर दर्द बहुत है, सिर दर्द बहुत है। बेसिकली वो तनाव के कारण है। तो आप ध्यान या पूजा या जो भी आप पद्धति अपनाते हो, मुझे लगता है 10 मिनट आपको अपने लिए देना है, समाज के, प्रोफेशन के, सबके अलावा। थैंक यू। तो ये थे हमारे साथ डॉक्टर सचिन कुमार जैन, जिनका ये कहना है कि हेल्दी डाइट लीजिए, ब्रेकफास्ट टाइम पर कीजिए, टाइम पर सोइए, और बहुत सी ऐसी छोटी छोटी सी बातें हैं जिन्हें हम नज़रअंदाज कर जाते हैं, उन्हें आप ज़रूर कीजिए अगर आप हेल्दी रहना चाहते हैं। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, यही आज का एक मैसेज है डॉक्टर सचिन कुमार जैन का आप सबके लिए। मेरे सहयोगी मैं सचिन के साथ मैं साची गुप्ता, ATL न्यूज़।